नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में जो बात की थी वो हमने मौर्य काल के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के पश्चात का काल, जिसमें हम बात करेंगे तीन राजवंश शुंग, कण्व और सातवाहन वंश की, जिसमें शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व, कण्व वंश ने 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक, और 28 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है शासन किया। 28 ईस्वी पूर्व से 103 ईस्वी तक जो शासन किया वो सातवाहन वंश था। अब हम बात करते हैं कि जो मौर्य काल के बारे में, जो भारतीय जो देसी राजवंश, क्योंकि ये जो राजवंश थे वो देसी राजवंश थे, क्योंकि इनके अलावा जो उस समय भारत पर जो है विदेशी राजवंश भी जो है आए मौर्यों के बाद में, जिनमें शक, पहलव, कुषाण आदि जो है विदेशी शासकों ने भी मौर्यों के बाद में जो है अपना जो है शासन प्रारंभ किया। अब हम बात करते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश की जो स्थापना हुई, और शुंग वंश की जो स्थापना हुई तो कैसे और क्या था, तो जो प्रारंभ में जो हम अब बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना, तो 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी पूर्व में जो मौर्यों के जो शासक थे, मौर्य शासक थे बृहदत्त। तो बृहदत्त की हत्या, जो मौर्य शासक बृहदत्त, तो बृहदत्त जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो निरीक्षण करते समय छुरा घोंपकर जो है उनके जो सेनापति पुष्यमित्र ने, छुरा घोंपकर इनके सेनापति पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। उसके पश्चात हम बात करते हैं जो कि शुंग कौन थे, ये कहां से आए। तो शुंग जो है मुख्यतः मूलतः उज्जैन के जो है शुंग निवासी थे, और ये मौर्यों के अंतर्गत, मौर्यों के अधीन जो है शुंग शासन जो अपना है मौर्यों के अधीन है, जो ये लोग मौर्यों की सेवा देते थे, मतलब मौर्यों के अधीन ये कार्य करते थे। उसी के दौरान जब ब्राह्मण, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग क्या था, ब्राह्मण थे, ये थे ब्राह्मण, और उस समय जो मौर्य शासक थे तो वो थे बौद्ध धर्म की नीतियों पर चलने वाले। तो पुष्यमित्र शुंग के जब भी, जैसे पुराने इतिहासकार मैंने जैसे मौर्य काल के पतन के बारे में देखा कि कमजोर जो है मौर्य अधिकारी थे, तो कमजोर मौर्य अधिकारी के बाद में जो है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, तो उस ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के तहत पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो जो स्वयं ब्राह्मण थे, जो अपने शासक, जो अपने राजा है बृहदत्त की हत्या कर दी, और उसके बाद में मौर्य वंश की शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश ने अपनी राजधानी जो है विदिशा को बनाया, अपनी राजधानी है विदिशा को बनाया। अब शुंग कालीन जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो ये जो कहता है कि बृहदत्त की जो हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, यह बात मिलती है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से जो है यह जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या छुरा घोंपकर की गई। और शुंग वंश के जो इतिहास के बारे में, क्योंकि पतंजलि द्वारा जो रचित जो है रचना है महाभाष्य है, वो उसको जो पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की वो पुष्यमित्र शुंग के कहने पे की। पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ
2 अश्वमेध यज्ञ जो किए गए, उनका जो मुख्य पुरोहित है वो कौन था? पतंजलि। इसके अलावा पतंजलि के अलावा जो अयोध्या अभिलेख जो मिलता है, अयोध्या अभिलेख जो मिलता है वो है शुंग वंश का, शुंग वंश की जानकारी का अयोध्या अभिलेख जो मिला है वो शुंग वंश का। तथा इन्होंने जो है गार्गी संहिता आदि में भी जो है इनका नाम मिलता है शुंग का। और कालिदास के जो नाटक है, कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्र, इसका नायक है अग्निमित्र, अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पुत्र। मालविकाग्नि मित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो मालविकाग्नि मित्र जो है नाटक है वो कालिदास ने शुंगों के लिया। इसमें भी जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण कहते हैं कि शुंग जो है शासकों ने जो है शुंग वंश के 9 शासक हुए, कुल 9 शासक हुए तथा इन्होंने 112 ईस्वी तक इन शासकों ने अपना शासन किया। पुराण कहते हैं कि जो शुंग है शासक, वो शुंग शासक कुल 9 शासक हुए जिन्होंने 112 ईस्वी तक शासन किया। शुंग शासकों के समय ही भद्रक नामक व्यक्ति का जो है, भद्रक नामक व्यक्ति का हेलियोडोरस, उस समय का जो है हेलियोडोरस, भद्रक नामक व्यक्ति के समय हेलियोडोरस का जो है बेसनगर गरुड़ स्तंभ जो है मिलता है, जिसमें बेसनगर गरुड़ स्तंभ मिलता है, जिसमें हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ मिलता है, जिसमें बेसनगर गरुड़ स्तंभ जिसमें भागवत धर्म के बारे में जो भारत में प्राचीन या पहली जानकारी मिलती है वो बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलती है, जिसके रचयिता हेलियोडोरस थे। और उसकी रचना पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के जो शासक थे, तो उन्हीं के समय भद्रक नामक व्यक्ति के जो थे दरबार में थे हेलियोडोरस, उन्होंने बेसनगर जो है इसकी स्थापना की। तथा इनके जो अंतिम शासक, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति की हत्या 73 ईस्वी में कृष्ण द्वारा की गई और कण्व वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के समय की अब हम बात करते हैं तो जो भरूच के निकट जो स्तूप थे, चैत्य थे, बोध गया के स्तूप की जो देवीता थी, और पूना के निकट भुज है, तथा बड़े चैत्य है, अजंता के चैत्य वृक्ष आदि का जो निर्माण है इन्होंने किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश है, इन्होंने जो प्राचीन मौर्य काल द्वारा निर्मित या फिर ये माने तो बौद्ध धर्म के जो है के ग्रंथ है दिव्यावादान, तो दिव्यावादान जो है बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावादान जो है बौद्ध ग्रंथ, उसमें कहा है कि शुंग वंश दिव्यावादान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो कहता है शुंग वंश बौद्धों के जो है कट्टर विरोधी थे। शुंग वंश बौद्धों के कट्टर विरोधी थे, जिन्होंने शुंग वंश के जो शासक हैं पुष्यमित्र द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वाया गया तथा इसके द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा पाटलिपुत्र में
कुक्कुटराम, कुक्कुटराम विहार को तुड़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब हम बताते हैं कि जो दोस्तों की सुंग वंश, तो सुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, कौन इसके जो शासक थे। तो अब हम बात करते हैं तो सुंग की, तो सुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने जो अपना जो शासन करना प्रारंभ किया 185 ईस्वी पूर्व में, इन्होंने अपना शासन करना प्रारंभ किया, जिसका उल्लेख बाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्षचरित में जो है बाणभट्ट ने किया है कि जब बृहददत्त अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए सुबह सुबह निकला, तो जो है इन्होंने, जो पुष्यमित्र सुंग है ये ब्राह्मण थे, तो इन्होंने पहले से ही अपनी एक रणनीति के द्वारा, अपनी जो बनाई हुई रणनीति के द्वारा इन्होंने सोच लिया कि इनको तो मारना है। तो रणनीति के तहत इन्होंने जो है बृहददत्त की सेना के निरीक्षण करते समय, जो इनका मुख्य सेनापति था, तो अपने जो है राजा की हत्या कर दी, बृहददत्त की। और बृहददत्त की हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की, जिसके बाद में सुंग वंश की स्थापना करने से पहले ये सुंग जो है मौर्यों के अधीन उत्तराधिकारी थे, और ये अवंती में जो है शासन करते थे, अवंती उज्जैनी में, मतलब मध्य प्रदेश में। और इन्होंने ही बाद में जब मौर्य जो है सुंग वंश की स्थापना कर दी, तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा को राजधानी बनाने के बाद में इन्होंने, पुष्यमित्र ने जो अपना पुत्र था अग्निमित्र, वहां पर प्रांतपति के रूप में विदिशा में रखा, और स्वयं पाटलिपुत्र में स्वयं ने वहां से शासन करना जो है पाटलिपुत्र से करना प्रारंभ किया। उसके पश्चात जो है हमको सुंग वंश की जो जानकारी जो मिलती है वो पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र आदि से मिलती है। पुष्यमित्र के समय दो जो है यवन आक्रमण हुए, तो दो यवन आक्रमण में हुआ, पहला डेमेट्रियस का और एक यवन सेनापति मिनांडर का, यवन सेनापति मिनांडर का। पुष्यमित्र सुंग के समय दो यवन आक्रमण हुए, जिसमें एक डेमेट्रियस का और एक आक्रमण हुआ मिनांडर का। पुष्यमित्र के जो है मुख्य जो थे, इनके जो पंडित थे, मुख्य पंडित, वो थे पतंजलि। पुष्यमित्र के प्रभाव में या पुष्यमित्र के ही कारणों से पतंजलि ने अपने जो महान ग्रंथ, जो महान संस्कृत ग्रंथ जो नाटक माना जाता है महाभाष्य, उसकी रचना पतंजलि ने की। पतंजलि इनके द्वारा, पुष्यमित्र सुंग द्वारा करवाए गए दो जो अश्वमेध यज्ञ है, उनके प्रधान पुरोहित थे। प्रधान जो है पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित थे कौन? पतंजलि। कालिदास के जो नाटक है मालविकाग्निमित्र, उसका जो नायक है, ये कहानी है मालविका, वहां एक रानी और पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र की। तो मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन कालिदास ने किया है, तो कालिदास ने वर्णन किया है, तो इससे सुंग वंश के शासन प्रशासन आदि की भी जानकारी जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावादान है, आयु मंजूश्री, मूल कल्प है, उसमें कहा गया कि जो सुंग थे वो बौद्धों के पूरी तरीके से कट्टर थे, क्योंकि सुंग जो क्या थे? ब्राह्मण थे। इस वजह से इन्होंने बौद्ध द्वारा जो धर्म को काफी क्षति पहुंचाई। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया गया। इसके अलावा बौद्धों के द्वारा जो क्या नाम है, कुक्कुटराम विहार था पाटलिपुत्र में, उसको तोड़वाने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं तोड़ पाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो चैत्य है उनका भी उन्होंने, लेकिन जो बौद्ध धर्म का अवसान तो हुआ सुंग वंश के काल में, लेकिन उन्होंने जो है भरूच, सांची, गया, सारनाथ के जो स्तूप है, इनके चारों तरफ वेदिकाएं, मतलब चार दीवारी का जो है निर्माण किया, या फिर उनका जो है उनको थोड़ा मजबूत बनाया। उसके पश्चात जो है अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो अंतिम जो शासक था सुंग वंश का, देवभूति, उसकी हत्या जो है 73 ईस्वी पूर्व में कृष्ण द्वारा कर दी गई और एक नया वंश कण्व वंश की जो है स्थापना हुई, जिस कण्व वंश ने पुराणों के अनुसार 45 वर्षों तक शासन किया, और खाली 45 वर्ष शासन किया।
इसके बाद है कण्व वंश। कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक, 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कृष्णा द्वारा की गई तथा इस वंश का अंतिम जो है, इस वंश की जो स्थापना है जिन्होंने देवभूति 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 जो है अंतिम शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक हत्या की इनकी वासुदेव कृष्णा ने और कण्व वंश की नींव डाली। पुराणों के अनुसार कण्व वंश ने जो है 45 वर्ष तक शासन किया। पुराण अनुसार जो है इन्होंने 45 वर्ष जो है शासन किया, 45 वर्ष शासन किया। इस वंश के जो शासक है उनके शासनों में है भूमिमित्र, एक शासक थे भूमि, 45 वर्ष शासन किया 4 शासकों ने। इस वंश के एक शासक है भूमिमित्र, उनके जो है सिक्के मिलते हैं, उनके सिक्के मिलते हैं। तो ज्ञात होता है, मतलब एक सिक्के मिले हैं उन पे भूमिमित्र खुदा हुआ है, तो ज्ञात होता है कि भूमिमित्र जो शासक है वो जो कण्व वंश के शासक थे। तथा इस वंश के जो अंतिम जो शासक थे सुशर्मा, उसकी हत्या, इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मा और इनकी हत्या सिमुक द्वारा की गई और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक द्वारा की गई और सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की। अब हम दोस्तों बात करते हैं, पहले था जो मौर्योत्तर के बाद में जो वंश आया, तो पहला वंश मैंने आपको बताया था कि पहला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में अब हम बात कर रहे थे कण्व वंश की। कण्व के बाद में आता है सातवाहन वंश। जो एक वंश, सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है मौर्योत्तर काल के बाद में, जो मौर्यों के बाद में एक वंश आया जो सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसने अपने जो है शासन में, सातवाहनों ने अपने शासन का जो है विस्तार, इन शासकों का विस्तार तो 45 वर्ष शासन किया, उन्होंने 112 वर्ष शासन किया, लेकिन उनका एक निश्चित सीमा क्षेत्र में ही शासन था। उनके शासक के बारे में कोई जानकारी जो है विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके अलावा जो सातवाहन शासक थे, जो आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय, मतलब जिनकी जो मुख्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र था, उनका मुख्य जो गोदावरी नदी के तट पर उनका शासन था और उनकी राजधानी जो है पैठन थी। पैठन या प्रतिष्ठान जो है आंध्र शासकों की राजधानी मानी गई। उस वंश के जो शासक थे, तो उस वंश के जो शासक थे उन्होंने क्षत्रियों का जो है दर्प का जो है दमन किया तथा उस वंश के जो शासक है मात्र सत्तात्मक जो है शासन माना गया है। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय, कहा है इनको पुराणों में इनको आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय जो है कहा गया। इसके अलावा इस वंश की जो स्थापना का जो श्रेय है वो सिमुक को दिया जाता है। सिमुक को इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या करके जो है शासक बना। अब हम बात कर रहे हैं सातवाहनों की। तो सातवाहनों की जो राजधानी है
इसके अलावा जो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान क्षेत्र। सातवाहनों का जो राजधानी जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान क्षेत्र था। तथा पुराणों में जो सातवाहनों के लिए जो नाम पड़ा या फिर एक कहानी और मानती है, तो पुराणों में शालिवाहन राजा की जो है शालिवाहन राजा की कहानी का उल्लेख मिलता है। शालिवाहन राजा की जो है कहानी है उसका उल्लेख मिलता है कि सातवाहनों का नाम जो है शालिवाहन राजा की कहानी से पड़ा होगा। और इनकी जो प्रारंभिक जो राजधानी है, जो इनकी पहले की जो राजधानी है, जो प्रारंभिक राजधानी है इनकी, वो थी प्रतिष्ठान क्षेत्र था, जो इनका मुख्य क्षेत्र था, मुख्य क्षेत्र या सत्ता क्षेत्र, मतलब यहां से शासन करते थे। इनकी जो मुख्य राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, वो थी धान्यकटक या धरणीकोट। प्रारंभिक राजधानी इनकी धान्यकटक या धरणीकोट थी। केपी जायसवाल के अनुसार जो है, केपी जायसवाल ने कहा है कि केपी जायसवाल के अनुसार जो है, केपी जायसवाल के अनुसार, जायसवाल ने कहा है जो अशोक के द्वितीय अभिलेख में जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उनमें बोला गया है सात्यपुत्र, पड़ोसी राज्य के सत्यपुत्र मतलब सातवाहन ही माने गए। अशोक ने अपने आप को, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मौर्य काल में जो अशोक है समाज और शासन, उसके अलावा मौर्यकालीन विशेषताओं से पहले बताया था अशोक ने 14 राज्य आज्ञा खुलवाई। उसमें द्वितीय राज्य आज्ञा में बताया था कि अशोक अपने दूसरे अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का, जिसमें चेर, चोल, पांड्य और सात्यपुत्र का जो है उल्लेख करता है। तो उन सात्यपुत्र को केपी जायसवाल ने माना है कि ये सात्यपुत्र और कोई नहीं, सातवाहन थे। इसके अलावा नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सारणी को, नासिक अभिलेख में इनके जो मुख्य अभिलेख है सातवाहनों के, ये बता देते हैं आपको। नासिक अभिलेख, नानाघाट, नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख आदि जो अभिलेख है, जो सातवाहनों के अभिलेख माने जाते हैं। नासिक और नानाघाट अभिलेख है वो सातवाहनों के माने जाते हैं। प्लिनी, टालमी और पेरिप्लस द एरियन 3C जो है, प्लिनी, टालमी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक जो है सातवाहनों का उल्लेख करते हैं। नासिक अभिलेख में बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को ब्रह्मनस, ब्राह्मणों में सर्वप्रमुख ब्रह्मनस जो है माना गया था। जैन गाथाओं के अनुसार सिमुक ने, जैन गाथा कहती है कि सिमुक ने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए निर्माण कार्य किए।
दोनों धर्मों के लिए जो चैत्य बनाए है ना, जैसे बौद्धों के लिए चैत्य बनाए, कार्ले के चैत्य, और ये जो है सातवाहन वंश की मुख्य विशेषता मिलती है, कार्ले के चैत्य और जो है गुफाएं, तो गुफा और चैत्य। और जैनों के लिए भी जो सातवाहन काल के समय में, तो जैन और बौद्धों के लिए जो निर्माण कार्य है उसके जो है उसका कार्य सिमुक ने किया। तथा कृष्ण जो है नासिक में एक गुफा इनके शासन काल में जो है जैनों के जो है सातवाहनों के काल में खुदवाई गई। अब हम बात करते हैं कि देखो सातवाहनों का हमने बताया आपको कि सातवाहन जो कौन थे, तो सातवाहनों को पुराण कहता है कि ये सातवाहन आंध्र भृत्य जो इनको कहा गया या आंध्र जातीय कहा जाता था। इनको जो इनका नाम पड़ा या सातवाहन नाम पड़ा, वो पुराणों में कहा गया कि शालिवाहन नामक राजा के अनुसार इनका नाम जो है सातवाहन पड़ा होगा। केपी जायसवाल जो है सातवाहनों की पुष्टि करते हैं कि ये जो अशोक का जो अभिलेख है, द्वितीय अभिलेख, जिसमें वो भारत के पड़ोसी राज्यों या मगध के जो पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है, उसमें चेर, चोल, पांड्य और सातय पुत्र का उल्लेख है, तो वो सातय पुत्र सातवाहन थे। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, आपको बताया था कि अंतिम कर्ण वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके जो है सिमुक ने सातवाहन वंश की जो है स्थापना की। सातवाहनों के जो प्रमुख अभिलेख है वो है आता है जैसे परीक्षा में कि सातवाहनों के प्रमुख अभिलेख जो है तो नासिक अभिलेख या नाना घाट, अगर दक्षिण भारत की कोई घटना है उससे जो रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो नासिक और नाना घाट के जो अभिलेख है वो सातवाहनों के मिलते हैं। ऐसे तो गौतम बलश्री के अभिलेख है, पुलुमावी के अभिलेख भी है, लेकिन नासिक और नाना घाट के जो अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा सातवाहनों के बारे में भी जो उल्लेख करते हैं उसमें प्लिनी, टालमी और पेरिप्लस द एरियन 3C, जिसके लेखक है अज्ञात। इसके लेखक है अज्ञात, जो एक पुस्तक है इसके लेखक अज्ञात है। तो इनकी जो है रचना से भी जो सातवाहन शासकों उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी जो मुख्य जो क्षेत्र या केंद्र था, सत्ता केंद्र था इनकी, वो आधुनिक जो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान क्षेत्र था। प्रारंभिक राजधानी इनकी धारण्यकोट और धरणीकोट थी, धान्यकोट या धरणीकोट थी। इसके अलावा जो सातवाहनों का मैंने बताया था कि जैन गाथा के अनुसार जो कहती है जैन गाथा कि सिमुक ने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए निर्माण कार्य सिमुक द्वारा किए गए। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंशों के जो शासन जो किया, किस किस ने शासन किया, या सातवाहन वंशों के कौन कौन से जो है राजा हुए। अब हम सातवाहन वंश के जो शासकों में बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा सातकर्णी प्रथम। अब हम सातवाहन वंश के जो शासकों की बात करते हैं तो सातवाहन वंश के जो राजा थे, सातवाहन वंश के जो मुख्य राजा थे, वो तो संस्थापक तो सिमुक थे। तो अब सातवाहन वंश के जो मुख्य राजाओं के और उनके बारे में बात करते हैं तो आता है सबसे पहले सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो सातवाहनों के सबसे प्रतापी राजा भी थे और सातवाहन वंश के जो मुख्य जो राजा हुए पहले वो सातकर्णी प्रथम थी। इनके नाम का जो उल्लेख है वो मिलता है, सातकर्णी प्रथम के नाम का उल्लेख मिलता है दी पेरिप्लस ऑफ एरियन थ्रू सी बुक में। जो इनके नाम का जो उल्लेख मिलता है, जिसका लेखक मैंने बताया था, द बुक है द पेरिप्लस ऑफ द एरियन 3C। इसमें उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी प्रथम नामक एक राजा जो हुए। इसके अलावा सातकर्णी प्रथम के शासन के बारे में नागनिका का नानाघाट अभिलेख भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मतलब नागनिका रानी का जो है नागनिका का नानाघाट अभिलेख भी इनके बारे में जो है जानकारी देता है। किनके? सातकर्णी के बारे में। नागनिका का नानाघाट अभिलेख भी इनके बारे में जानकारी देता है। इन्होंने अमीय वंश की जो नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की जो है पत्नी थी। ये इनकी पत्नी थी जो अमीय वंश की राजकुमारी थी। अमीय वंश राजकुमारी थी। अमीय वंश की राजकुमारी थी कौन? नागनिका। इसके बाद में नागनिका जो है आर्य वंश की राजकुमारी थी। सातकर्णी प्रथम का खारवेल शासक, इसका खारवेल शासक
खारवेल शासक से युद्ध हुआ, खारवेल शासक से, क्वेश्चन आ जाएगी खारवेल शासक से युद्ध किनका हुआ, तो सातकर्णी प्रथम का खारवेल शासक से युद्ध हुआ और यह पराजित हुए, और पराजित हुए। कौन? सातकर्णी प्रथम, युद्ध हुआ और पराजित हुए खारवेल शासक से। सातकर्णी की जो उपाधि है, जो उपाधि कौन कौन सी मिली हुई थी इनको? दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति, अधिपति, प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठानपति तथा पश्चिमपति, पश्चिमपति मतलब पश्चिम के स्वामी, पश्चिमपति और अप्रति रथ चक्र आदि जो है, दक्षिण के स्वामी, प्रतिष्ठान के स्वामी, पश्चिम के स्वामी आदि जो उपाधि है इनको प्राप्त थी। किनको? सातकर्णी प्रथम को। इन्होंने श्री सात की जो मुद्रा है उनमें सातकर्णी, जो श्री सात जो राजा है उसकी जो मुद्रा मिलती है तो उसमें सातकर्णी से ही उनका तादात्म्य स्थापित किया गया। इन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ, अगर आता है जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध एग्जामों में क्वेश्चन आते ऑप्शन देके, जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आते किन किन शासकों ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, तो सातकर्णी दे दिया, एक पुष्यमित्र शुंग दे दिया, एक समुद्रगुप्त दे दिया और एक ऐसे शासक दे दिया जिसने यज्ञ नहीं करवाया। इनमें से कौन से शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ऑप्शन में वो जैसे हो जाएगा, तो 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ इन्होंने, राजसूय यज्ञ इन्होंने करवाया सातकर्णी ने। 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ इन्होंने करवाया। तथा सातकर्णी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी थी नागनिका, नागनिका ने अपने जो बच्चे, जो पुत्र थे वेदश्री और शक्तिश्री, नागनिका के पुत्र थे कौन कौन से? सातकर्णी की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र थे वेदश्री और शक्तिश्री, शक्तिश्री। इनकी जो संरक्षिका बनके, नागनिका क्या बनेगी? इनकी मां है, तो इनकी संरक्षिका बनके जो बाद का जो शासन काल जो है चलाया, सातकर्णी के बाद का जो शासन चलाया, वो इनकी जो है पत्नी नागनिका ने अपने 2 पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में शासक जो चलाया है। सातवाहन शासक जो है, सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है, इसको मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक शासन है जो कहा जाता है, जिसका भी महत्सत्तात्मक शासन है जो कहा जाता है, लेकिन इसका भी उदय सातकर्णी प्रथम के पहले नहीं हुआ। इसका उदय गौतमी पुत्र सातकर्णी से, मतलब सातवाहन का जो बाद का इनको मात्र सत्तात्मक शासन कहा जाता है क्योंकि इनके नाम से, राजा के नाम से पहले इनकी मां का नाम, शासन में महिला का नाम जो है एक राजा के नाम से पहले लिया जाता था, या फिर महिला की आज्ञा के अनुसार जो शासन चलता था, तो इसलिए सातवाहन वंश को जो है मात्र सत्तात्मक शासन कहा जाता है। इसके भी जो मात्र सत्तात्मक जो पक्ष है इनके शासन का, इसका भी जो उद्भव होता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय से होता है। अब हम बात करते हैं हाल। सातवाहन वंश का जो सातकर्णी के बाद में जो शासक हुआ वो था हाल, मतलब एक बड़ा शासक हुआ हाल। ये सातवाहन वंश का 17वें जो है 17वां शासक है, इसको माना गया है, ज्यादा नहीं है इनके बारे में। हाल ने जो इनकी जो रचना है, इनका जो दरबार था वो था साहित्य के लिए महान दरबार जो है इनका, साहित्य के लिए महान। इन्होंने हाल ने खुद अपनी रचना है बृहत कथा, हाल ने अपनी जो रचना है बृहत कथा की रचना गुणाढ्य, बृहत कथा की रचनाकार जो है गुणाढ्य, गुणाढ्य। हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती, पुस्तक आ जाए जैसे परीक्षा में कि गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है, तो हाल की। बृहत कथा के रचनाकार गुणाढ्य, तथा जो है कातंत्र, जो संस्कृत व्याकरण का जो ग्रंथ है कातंत्र,
कातंत्र जो है संस्कृत व्याकरण का, उसके सब बर्मन इनके दरबार में निवास करते थे। किनके? हाल, जो सातकर्णी के बाद में एक शासक हुए हाल, वो सातवाहन वंश के 17वें शासक माने जाते हैं। और उन 17वें शासक का जो काल था वो सातवाहन वंश का जो है एक कला, संस्कृति और जो नाटक इनका जो विकास है उसका काल माना जाता था, क्योंकि उसके राजा स्वयं हाल एक बहुत ही अच्छे जो है रचनाकार थे। तो इन्होंने जो है एक स्वयं जो है नाटक की रचना की, गाथा सप्तशती की। इनके दरबार में और भी जो है दरबारी थे, जैसे बृहत कथाएं की जो रचना है इनके दरबारी गुनाइडन द्वारा की गई। एक जो कातंत्र है संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ है, उसकी रचना सब बर्मन द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा या सर्वोत्तम राजा जिनके बारे में सब ज्यादा उल्लेख मिलता है, वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्हीं के नाम के साथ में सातवाहन वंश में जो पूरी तरीके से मान सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक जो पक्ष है, उसके बाद में जो प्रारंभ होता है सातवाहन वंश में मात्र सत्तात्मक पक्ष का जो प्रारंभ होता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के से नाम से प्रारंभ होता है, क्योंकि उनके नाम के आगे उनकी मां का नाम गौतमी, गौतमी का पुत्र सातकर्णी, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब गौतमी का पुत्र सातकर्णी, मतलब माता को सम्मान दिया कि माता का नाम पहले अपने पुत्र से, तो पुत्र चाहे राजा हो लेकिन माता को एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए मात्र सत्तात्मक जो पक्ष है, जो सातवाहन वंश का जो पक्ष है मात्र सत्तात्मक, वो पूरी रूप से जो दिखता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो शासनकाल में दिखता है। अब हम बात करते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है इनको सर्वश्रेष्ठ मानक जो है माना जाता है, तथा इनकी उपाधि थी इनकी बर वरुण विक्रमचार। बर वरुण विक्रमचार जो है इनकी उपाधि मिलती है, बर वरुण विक्रमचार है इनकी उपाधि जो है प्राप्त होती है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तथा इन्होंने इनकी प्रशस्ति में इनको क्षयरात वंश का विनाशक, प्रशस्ति में क्षयरात वंश विनाशक क्षत्रिय दर्प विनाशक जो है इनको इनकी उपाधियों में कहा गया। तथा सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा के जो संस्थापक है ये बने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक सैनिक अभियान में जो क्षत्रिय नरेश थे क्षयरात, नैपान और ऊषावदान को हराया। इन्होंने एक अभियान में क्षयरात और ऊषावदान है उसको हराया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तथा इनके जो नासिक प्रशस्ति और जो नासिक प्रशस्ति और गौतमी बलश्री प्रशस्ति में इनके विजय अभियान वर्णन प्राप्त। चातुर्वर्ण की संकल्पना इन्होंने पुनः स्थापित की। एक अभिलेख इनका जोगलथंबी
जोगलथम्बी अभिलेख है जो है इनका मिलता है, जोगलथम्बी अभिलेख मिलता है, जिसमें चांदी के सिक्कों, जो अभिलेख के जो सिक्के मिले हैं, थम्बी के अभिलेख सिक्के मिले हैं, इनमें ज्ञात होता है नहपान को हराया इन्होंने, नहपान को हराया, नहपान को हराया, क्षैरात वंश के नहपान को हराया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन्होंने बेणकटक नामक नगर की स्थापना की, बेणकटक नामक नगर की जो है स्थापना की, तथा इनको जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की जो नासिक प्रशस्ति है, ये किसकी है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की, जो सातकर्णी प्रथम जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में शासक बने। इसमें इनमें ज्ञात होता है कि इन्होंने नहपान, पहलव, शक, निषूदन शासकों को हराया, शासकों को पराजित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की जो प्रशस्ति है, नासिक प्रशस्ति, उसमें ज्ञात होता है कि इन्होंने नहपान, पहलव, शक, निषूदन शासकों को जो है इन्होंने हराया। इन्होंने उत्तरी मालवा से लेकर काठियावाड़ तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इनके घोड़े 3 समुद्रों का, मतलब इन्होंने भारत का वो क्षेत्र तक जीत लिया जो इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी है पीते थे। और 3 समुद्रों से तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। जैसे ये भारत है तो इस भारत का जो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर। तो इन्होंने अपने शासन का जो विस्तार है, इनका राज्य जो मुख्य तरह यहां से चलता है, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया तो इनके घोड़े जो अरब सागर, इधर तक इन्होंने पार कर लिया तो हिंद महासागर, और इधर तक पार कर लिया तो बंगाल की खाड़ी। मतलब इनके घोड़े 3 समुद्रों का जो है पानी पीते थे। इसके अलावा उसने नासिक के पास में पांडुलोन में गुफा का जो है निर्माण करवाया, पांडुलोन में एक गुफा बनवाई। अब हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो शासन के बारे में। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो शासन के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो यह माना जाता है कि यह सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। और इन्हीं के शासक से या फिर इन्हीं के नाम से जो ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से ही ज्ञात होता है कि इन्होंने सबसे पहले मात्र सत्तात्मक जो शासन मिलता है कि सातवाहन वंश है जो मात्र सत्तात्मक शासन था, तो इन्हीं के शासन से उस चीज की जानकारी मिलती है। इनकी उपाधि थी वर, वरुण, विक्रम, चार उपाधि। मतलब ये 4 जो है हाथियों की जो मस्त जैसे चाल से चलने वाला व्यक्ति था, मतलब हाथियों के समान जो चाल है उस चाल से चलने वाला व्यक्ति था। इनको क्षैरात वंश का जो है विनाशक, या मतलब बोले कि क्षत्रियों के दर्प मतलब घमंड को चूर चूर कर दिया किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सातवाहन वंशों को मुख्यतः ब्राह्मण वंश के जो है माना जाता है। इन्होंने चातुर्वर्ण की जो संकल्पना है उसको पुनः स्थापित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की जो है नासिक प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इन्होंने नहपान जो है, नहपान शासक है, पहलव, शक, निषूदन शासकों को है इन्होंने जो पराजित किया। बेणकटक नामक एक नगर की स्थापना की। जोगलथम्बी अभिलेख के जो सिक्के हैं, जोगलथम्बी जो अभिलेख है इन्हीं का है, और वहां से जो सिक्कों का जो ढेर प्राप्त हुआ है उसमें ज्ञात होता है कि नहपान को इन्होंने हराया था। और इनके विजय अभियानों का वर्णन है जो नासिक अभिलेख प्रशस्ति और गौतमी बलश्री की प्रशस्ति में मिलती है। तथा इन्होंने जो शक शासक है उनको, मतलब जो शासक है क्षैरात और ऊषावदान को इन्होंने हराया। इसके बाद में शासक बने, जो सातवाहन शासक बने वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अगले जो शासक हुए वो हुए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी
पुलुमावी। अब दिख ही रहा है कि गौतमी के बाद में तो जो है माँ का नाम पहले लिया ही जा रहा है शासकों से। पुराणों में इनका नाम मिलता है पुलुमा सातकर्णी। पुलोमा सातकर्णी जो है पुराण इनको कहते हैं कि ये इनका नाम क्या था, पुलोमा सातकर्णी है, पुराणों में मिलता है। पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नाम है पुलोमा सातकर्णी प्राप्त होता है। तथा इनको टालवी ने सुरोपोलिबोनस, टालवी इनको कहता है सुरोपोलिम्पोलस जो है टालमी ने इनका नाम क्या गया, अगर एग्जाम में आ जाए कि टालमी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को क्या नाम देते हैं तो वो बोलते हैं सुरोपोलिपोलस, नाम है इन्होंने दिया। इनके जो अभिलेख जो है सबसे ज्यादा जो प्राचीन जो राजाओं के अभिलेख है वो अभिलेख ही सबसे प्राचीन माने गए हैं। पुलुमावी के शासन के जो 19वें वर्ष में जो है अभिलेख है वो नासिक प्रशस्ति है जो इन्हीं के समय में लिखी गई, जो सबसे प्राचीन प्रशस्ति है। नासिक प्रशस्ति जो है 19वें वर्ष है इनके शासन के बाद में लिखी गई। तथा इनके सिक्कों पर जहाज और पतवारों का, इनके सिक्कों पर जो है जहाज और, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाज और पतवार के जो सिक्के मिलते हैं वो किनके मिलते हैं, सातवानों के मिलते हैं। सीधी बात है, मतलब सातवानों को समुद्र का ज्ञान था, तो जहाज और पतवारों के जो चिन्ह है, मतलब इनका जो समुद्र से भी संपर्क था, तो जहाज और पतवार के जो चिन्ह है, मतलब जहाज और जो नावों के पतवार लगी होती है उन नाव पर जो, तो उन पतवारों के जो सिक्के मिले हैं वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्के मिले हैं। इन्हीं के शासनकाल में अमरावती बौद्ध स्तूप जो है उसके तरफ, अमरावती दक्षिण भारत में ही है, कर्नाटक में अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों तरफ बेधनी मतलब बाउंड्री जो होती है, स्तूप के चारों तरफ बाउंड्री है, उसको जो खड़ा किया गया वो इन्हीं के समय में हुआ। तथा इन्होंने नवनगर की स्थापना की, इन्होंने नवनगर स्वामी जो है इनको कहा जाता था। इनके बाद में फिर शासक बने शिव सातकर्णी, जिन्होंने शकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। उसके बाद सातवान वंश का जो है विघटन हो गया। उसके बाद में सातवान वंश के बाद में आभीर, बाकाटक और इक्ष्वाकु राज्यों में इनका जो राज्य है सातवानों का वो राज्य बट गया। और अब हम बात करते हैं कि जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है उसको जो पुराण कहते हैं पुलोमा सातकर्णी, टालमी कहता है सुरोपोलिम्पोलस, और पुराणों में इसकी नासिक प्रशस्ति है, इसकी रचना 19वें वर्ष हुई। अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों तरफ जो बेधनी है, दीवार का निर्माण है, वो इन्होंने करवाया। इनके बाद में शासक बने शिव सातकर्णी, जिन्होंने शकों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिसमें वैवाहिक संबंध भी थे, और रुद्रदामन की पुत्री के साथ में विवाह किया। सातवान जो समाज की बात करते हैं तो सातवान समाज में राजा जो है प्रमुख था, और राजा प्रमुख था, लेकिन माता को समाज में सर्वोच्च स्थान था, और उसको जो है सातवान जो माता को अपने नाम के आगे, मतलब माता को अपने नाम के आगे रखा जाता था। तो सातवान समाज है जो मात्र सत्तात्मक समाज था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सातवान जो वंश है उन्होंने उस समय मुद्रा की कमी या फिर कोई भी जो कमी माने सोने या चांदी की कमी के कारण इन्होंने सर्वप्रथम जो है सातवानों ने सीसा पोटीन के जो सिक्के, अगर भारत में आएगी, भारत में शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है, तो शीशे और पोटीन के जो सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो सातवानों को जाता है। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे, जो थोड़ा जो आपको बता देता हूं कि सातवानों के बाद में जो है बाकाटक को ने शासन किया, कुषाणों ने शासन किया, और उसके बाद में जो संगम काल आया। लेकिन अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे गुप्त काल के बारे में, कि
गुप्त काल, क्योंकि सातवाहनों के बाद में जो है भारतीय सत्ता भी केंद्रीकरण नहीं हुई थी। सातवाहनों के बाद में जो इनका जो क्षेत्र है वो आभीर, वाकाटक दक्षिण भारत और इक्ष्वाकु वंश जो जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया, उनमें इनका शासन बट गया। लेकिन बाद में जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश ने पुनः इन शासन को, जैसे केंद्रीकृत जो शासन है गुप्त काल को, भारतीय जो इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में।